फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से रिलेटिंग दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जिनको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज़ की वजह से यस बैंक के स्टॉक पर क्या असर पड़ सकता है। क्या ज़्यादा और तेज़ी बन सकती है या उसमें गिरावट की संभावना बन जाएगी, और अब ये जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है ये कब तक रह सकता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप यस बैंक में इंटरेस्टेड है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसमें आपको सारी जानकारी बिल्कुल मिल जाएगी और साथ में इसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे को हमने वॉल्यूम और ट्रेडिंग की बात कर ली थी, इसलिए आज नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर जाएंगे और आगे इसका असर क्या पड़ सकता है शेयर पे वो जानने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे को जो इसकी जो क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स वो है 14.55 पर 2.11% ऊपर क्लोजिंग हुई है। पॉजिटिव क्लोजिंग थी और वॉल्यूम भी शानदार हुआ था, बहुत अच्छा कामकाज हुआ था। लेकिन फ्राइडे को ही 14.10 का इसने लो भी बनाया था। अब जो करंट सिचुएशन बन रही है फ्रेंड, अगर मंडे के दिन बाजार में बड़ी गिरावट नहीं होती है और अगर बैंक निफ्टी मजबूत रहती है तो सोमवार को ये 15 के आसपास तक जा सकता है। यस बैंक का स्टॉक 15 तक जा सकता है। ये टच न करे लेकिन 14.90 तक तो जा ही सकता है, ऐसा एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है थोड़ा सा इसमें। लेकिन अगर गिरावट हो जाती है, बाजार में गिरावट होती है या बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तो फिर ये 14 तक भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है मंडे के दिन, वो आपको खास ध्यान रखना है। बाजार को देख के ही आपको आगे की जो भी अपनी डिसीजन लेनी है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आगे भी बनने वाली है और उसका क्या रीज़न बन रहा है वो आगे न्यूज़ में बता रहा हूँ, उस न्यूज़ में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स जो न्यूज़ निकल कर आई है, FII ने पूरे 2 दशक में सबसे ज़्यादा बड़ी खरीदारी नवंबर मंथ में की है। करीब 45,732 करोड़ की खरीदारी सिर्फ नवंबर मंथ में की है, यानी पूरे 2 दशक में सबसे बड़ी खरीदारी FII की तरफ से नवंबर मंथ में की गई है। इससे ये क्लियर समझ मैसेज जा रहा है कि उनको अब बाजार पे भरोसा है इंडियन मार्केट पर और उनको पता है कि ये 2021 में भी इसमें तेज़ी जारी रहेगी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। पूरे इस साल में अगर FII के इन्वेस्टमेंट देखें तो 1.34 लाख करोड़ की अभी तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है FII ने, और सिर्फ नवंबर मंथ में ही आप देख लो उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करीब 45,732 करोड़ का, यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। और इसका जो रीज़न है, कोविड-19 की बीमारी के बीच में जो विदेशी निवेशक है उनको भारतीय बाजार पर बहुत भरोसा है। दूसरे जो अन्य जो उभरते हुए बाजार है उनकी तुलना में उनको इंडियन स्टॉक मार्केट पे और भारतीय बाजार पे और भारतीय इकोनॉमी पे उनको ज़्यादा भरोसा है। FII का ऐसा नज़रिया है कि आने वाले समय में तेज़ी जारी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है वो लगातार आगे भी जारी रहेगी और 2021 तक जारी रहेगी। उसकी वजह से इकोनॉमी में उछाल आएगा और जो कोरोना की वजह से ठप पड़े कारोबार फिर तेज़ी के साथ चलने लगेंगे। तो उनको एक उम्मीद लग रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अभी तेज़ी की संभावना और ज़्यादा लग रही है अन्य बाज़ारों की तुलना में। तो इसलिए FII का जो इंटरेस्ट है वो भारतीय बाजार पर है, इसीलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है 2021 से लेकर 2022 तक भारत की विकास दर दहाई अंकों में आ सकती है। उनका जो नज़रिया है, FII का नज़रिया बहुत ही मजबूत होता है। उनकी बाज़ार को परखने की नज़र बहुत तेज़ है। वो ऐसे बाज़ार में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो जिस हिसाब से FII ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नवंबर मंथ में किया, उससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले मंथ यानी दिसंबर और जनवरी फरवरी तक तो इसमें गिरावट की संभावना नहीं बन रही है बाजार में बड़ी, क्योंकि जब भी FII बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है उसके बाद में कम से कम 2-3 महीने तक तो उसमें इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो उनकी जो भी अभी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो करीब फरवरी के बाद में आ सकती है। तो आने वाला दिसंबर मंथ और जनवरी महीना तो आपको तेज़ी बनी रहेगी। तो इस समय अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यस बैंक में तो आपको आराम से शांति से 2 महीने के लिए तो बैठे रहना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आराम से इसमें मिल सकता है। जो ये न्यूज़ निकल कर आई है FII की खरीदारी, उससे क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि अगर आपने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करीब 12 रुपीज़ से लेकर 13 रुपीज़ के आसपास में है तो आपको आराम से बैठ जाना चाहिए। आप आराम से
फरवरी तक ही इसमें आराम से 18 से लेकर 20 तक की प्राइस देख सकते हैं और अच्छा खासा आपको करीब 50% का मुनाफा मिल सकता है। जिस हिसाब से ये खरीदारी चल रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेंटीमेंट बन रहे हैं उस हिसाब से मार्केट में अभी 2-3 महीने तक बड़ी गिरावट नहीं होगी, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार यस बैंक का स्टॉक है और आपको अच्छी खासी कमाई आराम से दे सकता है। अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ के ऊपर। आरबीआई की वर्किंग ग्रुप कमेटी ने सिफारिश की है कि प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसको 26% तक कर दिया जाए, जो अभी फिलहाल 15% है। और उसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, बिजनेस हाउस है, उनको इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर में आ नहीं सकते क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो कर नहीं सकते ऐसा काम। तो इस तरह से भी आरबीआई की ग्रुप कमेटी की तरफ से जो सिफारिश की गई है 26% करने की, उसकी वजह से और भी लोगों की संभावना बढ़ गई है, बहुत सारी अभी नई प्राइवेट बैंकें आ सकती है। और जो इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो कोटक महिंद्रा बैंक को होगा। कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रमोटर है उदय कोटक, उनको अपनी हिस्सेदारी अब कम नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी जो इक्विटी की जो उनकी जो हिस्सेदारी है बैंक के अंदर, उनकी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर वो 26% की है और मौजूदा नियम के अनुसार उनको उनकी हिस्सेदारी घटा के 15% तक लानी है। लेकिन अगर ये इसमें जो कमेटी की जो सिफारिश है उसको मान लिया जाता है तो उनको अपनी हिस्सेदारी घटानी नहीं पड़ेगी। और उसी तरह से इंडसइंड बैंक के प्रमोटर हिंदुजा भाइयों को भी अपनी जो हिस्सेदारी है वो 14.68% है और वो बढ़ाना चाहते हैं तो उनको अभी मौका मिलेगा कि वो अपनी हिस्सेदारी को 26% तक कर सके। और साथ में जो अगर ये सिफारिश जो कमेटी की तरफ से दी गई आरबीआई को, वो अगर मान ली जाती है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म है वो भी बैंक बन जाएगी। तो इस रेस में सबसे आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, साथ में बजाज फाइनेंस है, ये बैंक बन सकती है इस नए अमेंडमेंट के बाद। साथ में पेटीएम और एयरटेल जैसे भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। और भी बहुत सारी फाइनेंशियल फर्में हैं जो बैंक बन सकती है, उनकी लिस्ट में जैसे आदित्य बिरला कैपिटल है, L&T फाइनेंस है, चोला फाइनेंस, पीरामल इंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस, SRT फाइनेंस, ये सब भी बैंक बन सकती है अगर ये नियम में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अब सरकार भी चाहती है और आरबीआई भी चाहती है कि और भी नए प्राइवेट पार्टनर आए बैंकिंग सेक्टर में, ताकि बैंकिंग जो सेक्टर है ये मजबूत हो सके। प्राइवेट पार्टियां जब इन्वेस्टमेंट लगाएगी तो इससे एक मजबूत बैकग्राउंड तैयार होगा। फिलहाल गवर्नमेंट चाहती है कि एक मजबूत इकोनॉमी बने, इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्टनर आए। तो एक आरबीआई की तरफ से एक ये अब संदेश दिया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्राइवेट फर्में हैं वो भी अब बैंकिंग सेक्टर में आएगी और एक तरह से मजबूती बनेगी। तो इसका जो इफेक्ट है वो जो अब तक की जो प्राइवेट बैंक है उनके ऊपर भी पड़ेगा। उनको अभी अपने कामकाज को और अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नए जब मार्केट में पार्टनर आएंगे तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। तो इस मामले में यस बैंक को भी कंपटीशन का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन यस बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट है, यस बैंक के ऊपर पूरी तरह से एसबीआई का कंट्रोल है। यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो एसबीआई और आरबीआई के द्वारा नियुक्त है। तो इसकी वजह से एक प्रोफेशनल टीम उनको मिली हुई है एसबीआई की तरफ से। और एसबीआई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और बहुत ही मजबूत बैंक है और उसी के मार्गदर्शन के अंदर यस बैंक का कामकाज भी चल रहा है। तो यस बैंक इस सिचुएशन में आराम से सर्वाइव कर सकती है और एक अपनी नई छवि बना सकती है। लेकिन अभी यस बैंक के लिए ये मौका है कि वो बाजार में बड़े नए खिलाड़ी आए उससे पहले ही अभी वो चाहे तो अपनी आप एक नई छवि बना सके, ताकि वो प्राइवेट बैंकों और गवर्नमेंट की बैंकों उन दोनों से हटके एक नई बैंक बन जाए, पूरी तरह से डिजिटल बैंक बन जाए। जो उनकी इच्छा है एक डिजिटल बैंक बनने की, पूरी तरह से ऑनलाइन कामकाज। तो इस लेवल पे वो जाने के लिए यस बैंक को भी मौका है। यस बैंक चाहे तो उस लेवल पे आराम से अभी जा सकती है क्योंकि चांस है, क्योंकि अभी जो नए खिलाड़ी आएंगे उसमें समय लगेगा। तो इससे पहले यस बैंक अपने आप को ऊपर ला सकती है। यस बैंक इस समय खिलाड़ी मजबूत लग रहा है, कामकाज भी अच्छा है। उनकी जो बड़ी सबसे प्रॉब्लम है एनपीए, उसको भी अब कम करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में यस बैंक में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट यस बैंक में किया हुआ है, अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आपको 2-3 महीने के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप लेके एक बार निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले 1 से 2 साल में आपको ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट इसमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।